वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार। आज का पहला जजमेंट हम मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्कस करेंगे। किशम मेघचंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। नाम से ही जैसे प्रतीत होता है, इट इज अ पॉलिटिकल मैटर। तो वहां पर इलेक्शन हुए थे एमएलए के, और जब ये इलेक्शन हुए तो किसी भी पार्टी को अच्छी मेजोरिटी नहीं मिली थी कि वो सरकार फॉर्म कर सके। उसमें कुछ कांग्रेस को 28 सीट मिली थी, बीजेपी को कुछ 21 सीट मिली थी, और कुछ बाकी सीटें अदर पार्टीज को मिली थी। तो जो गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी स्टेट लेवल पे, उसके लिए कम से कम 31 सीट की जरूरत थी। इसके बाद गवर्नर के पास बीजेपी गई और उसके साथ कुछ एमएलए जो कांग्रेस टिकट पर चुनकर आए थे, वो लोग भी चले गए और बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। और उसमें वो लोग जो कांग्रेस की टिकट पर चुनकर आए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में वो लोग ज्वाइन हुए और वो मंत्री भी बने कुछ उसमें से। तो ऐसे कुछ वहां पर कुछ मतलब आमदार या जो बोलेंगे कि एमएलए चले गए थे। अब जब विधायक चले जाते हैं तो नेचुरली जो भी पार्टी जो सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस, वो उन्होंने कंप्लेंट करी। तो जो कंप्लेंट होती है वो स्पीकर को होती है। अब ये कंप्लेंट होती है डिफेक्शन लॉ के इसमें, कि अगर आप एक पार्टी की टिकट पर चुनकर आते हो तो आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। ये हमारे देश में ये कानून अस्तित्व में। जब डिफेक्शन लॉ में जब ये कंप्लेंट हुई तो सरकार बीजेपी की थी। तो जो स्पीकर होता है वो मोस्टली जो बहुमत की पार्टी थी वो अपना स्पीकर रखता है। तो कहीं ना कहीं वो बायस होता है, जो ऐसा आरोप होता है। जबकि स्पीकर की फिर जो सीट होती है उसको बहुत ही बड़ा सम्मान है, और वो उसको अनबायस बोला है वो, कि दोनों सदनों का वो बोलते हैं अध्यक्ष होता है। लेकिन इस मैटर में ऐसा हुआ कि उन्होंने कंप्लेंट करी। वो कंप्लेंट बहुत समय तक पेंडिंग रही। स्पीकर ने वो मतलब वो एमएलए जो चले गए थे बीजेपी में और कांग्रेस में से निकलकर मंत्री भी बन गए, उनके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। तो वहाँ के जिन्होंने कंप्लेंट करी थी, वो लोग गए इम्फाल इम्फाल में, जहाँ पर ये मणिपुर का हाई कोर्ट है, वहां पर गए। मणिपुर हाई कोर्ट ने रिट एडमिट तो करी, लेकिन कहा कि स्पीकर के अगेंस्ट वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकते। और स्पीकर के जो डिसीजन होता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जिसका स्पीकर के अगेंस्ट, स्पीकर को भी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट माना गया है और बहुत महत्व है। तो उसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू उसके ऑर्डर को कर सकते हैं कि नहीं, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। एंड देयर वाज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था। तो वहां पर वो मैटर वैसे ही पड़ा रहा। तो अल्टीमेटली दिस मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। और जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इसका बहुत अच्छा डिसीजन आया। डिसीजन ये आया कि स्पीकर किसी को बांधा हुआ नहीं है कि वो उसको उस समय में देना ही चाहिए डिसीजन। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी जो लाइफ होता है एमएलए का कार्यकाल का, यानी कोई भी गवर्नमेंट का लाइफ होता है, वो 5 इयर्स होता है। तो 5 साल अगर वो चलता रहा और स्पीकर ने उस पर निर्णय नहीं दिया तो पूरा टर्म ही पूरा हो जाएगा। तो ये 2017 की बात थी और काफी समय हो गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि अगर रिजनेबल टाइम में स्पीकर डिसीजन नहीं देता है तो उस लॉ का, एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो जो एमएलए चुनकर आए हैं और वो दूसरे पार्टी में चले गए पॉलिटिकल, तो वो तो पूरा टर्म अपना पूरा कर लेंगे और एंटी डिफेक्शन लॉ विल बी यूजलेस लॉ इन दोज कंडीशंस। लेकिन तो स्पीकर को रिजनेबल टाइम में जब भी उनके पास कंप्लेंट आती है, पिटिशन आती है एंटी डिफेक्शन के बारे में किसी एमएलए की, तो उनको एक सीमित समय में उत्तर देना चाहिए या अपना जो भी ऑर्डर है वो दे देना, आदेश पारित कर देना चाहिए उनके पिटिशन पे। जो भी पार्टी करती है एमएलए उनके जिनके छोड़कर चले जाते हैं। तो जो रीजनेबल टाइम बोला गया था वो इसमें 3 महीने बोला गया था। और राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद का एक जजमेंट है। उस जजमेंट को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम से कम 3 महीने का जो समय है वो एक रीजनेबल टाइम कहा जा सकता है। और इस पर्टिकुलर केस में कहा कि विद इन 4 वीक्स द स्पीकर शुड गिव द ऑर्डर ऑन दोज एप्लीकेशंस पेंडिंग बिफोर इट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक हमें कहते हैं ना हमारे देश में, मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डेमोक्रेसी है, वो उसका बहुत बड़ी जीत कही जाएगी उस समय कि स्पीकर का जो पावर्स है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बट
ओवरलैपिंग भी नहीं होता है। हमारे यहाँ जो लॉ बनता है वो 3 लोगों के बीच में है। मतलब अगर डेमोक्रेसी में आप देखेंगे, इंडिया में कोई भी लॉ बनेगा, देयर इज वन मोर जजमेंट, आई एम कमिंग टू इट, कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगी, जो एग्जीक्यूटिव उसको पॉलिसी बनाएगी, और उसमें कुछ गड़बड़ हुई उस पॉलिसी बनाने में और लॉ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में बाय एग्जीक्यूटिव्स, एंड आई वुड से जो पार्लियामेंट है उन्होंने भी कोई ऐसा लॉ बना दिया जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करेगी। जुडिशरी कभी भी लेजिस्लेट नहीं करेगी लॉ। देयर आर एक्सेप्शन टू इट, बट वेरी फ्यू। वो कभी भी अपने डोमेन से बाहर नहीं निकलेगी। तो ये तीनों का पावर्स अलग अलग है। लेकिन ये जो जजमेंट है, इसमें स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रीच के बियॉन्ड है, उसको आप टच नहीं कर सकते। बट इफ इट इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, और 5 साल का जो लाइफ है गवर्नमेंट का, और वो वैसे ही चल रहा है और चलता रहेगा, तो उस एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब ही नहीं। देन इट विल बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसे करके ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और दो देयर वाज अ लार्जर, एल चंद्र कुमार का भी जजमेंट इसमें फॉलो किया गया। वो पेंडिंग भी है बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जस्टिस नरीमन और ये 3 बेंच जजमेंट है, उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, द स्पीकर हैज टू गिव रीजनेबल टाइम। तो 2017 से ये जजमेंट जब आया, 2020 में तो काफी समय हो गया था, तो 2-2.5-3 साल ऐसे ही निकल गए थे। तो स्पीकर कैन नॉट कीप द मैटर्स पेंडिंग, द कंप्लेंट्स for longer time, and it has to give decision. It's a very small judgment but very effective, क्योंकि अगर हमारे देश में 29 ये है स्टेट्स है, और वहां पर और इतनी यूनियन टेरिटरीज है, तो अगर बार बार अगर ऐसे जो जजमेंट्स आएंगे या एमएलए का जो इलेक्शंस होगा, तो एंटी डिफेक्शन लॉ होने का चांस, मतलब लॉ होते हुए भी ऐसी चीजें होती है कि कंप्लेन होने के बाद भी उस पर कोई जजमेंट नहीं आता है, कोई ऑर्डर पास नहीं होता है। तो ये जजमेंट इसलिए लैंडमार्क जजमेंट कहा जाएगा कि दिस इज वन जजमेंट वो जो रीजनेबल टाइम को डिफाइन कर रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं है कि रीजनेबल टाइम में देना चाहिए। बट इट इज सेइंग कि रीजनेबल का टाइम का मतलब ये नहीं कि सालों साल वो डिसीजन पड़ा रहेगा या पिटिशन पड़ी रहेगी। So this is one very important thing from this judgment, very small judgment, but do read it from political angle also, it is very good. And those who want to practice in Supreme Court, अगर anti defection law के बारे में हमको थोड़ी सी भी जानकारी चाहिए, तो this is the one basic judgment कि कैसे process होता है, मतलब anti defection law कितना महत्वपूर्ण है। This is one thing about it. Now another judgment, अश्विनी कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार से यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट में जो रिट पिटिशन थी, उसमें प्रेयर तो ग्रांट नहीं हुई, लेकिन इसका जो डिस्कशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे देश में कस्टोडियल इंट्रोगेशन होता है, या कस्टडी में जो मौतें हो जाती है, या फिर जो एक्यूज वगैरह, जैसे कई बार हमने सुना कि नहीं यहाँ तो पुलिस राज है, पुलिस से पब्लिक डरती है, तो कई बार ऐसा होता है कि इसका फिर इलाज क्या है। तो इसमें बहुत सारे जजमेंट्स भी है। तो दिस इज ऑल्सो वन जजमेंट जिसमें डीके बसु से लेके शीला बरसे से सुनील बत्रा सारे जजमेंट डिस्कस किए गए। इसके लिए ऑल्सो दिस इज लैंडमार्क जजमेंट। तो इसमें अश्विनी कुमार जो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हमारे, उन्होंने कोर्ट के सामने एक रिट डाली थी, और बहुत कनेक्टेड मैटर्स भी थे कि क्या ऐसा क्यों है कि कस्टोडियल टॉर्चर होता रहता है, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि आप लॉ बनाइए पार्लियामेंट को, लेकिन पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं करती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, डायरेक्शन देना चाहिए? तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैंने जैसे बिगिनिंग में बताया कि कोई भी किसी के पावर को या किसी के जो डोमेन है उनका, जो लेजिस्लेचर है वो लॉ लेजिस्लेट करता है, यानी पार्लियामेंट। नंबर 2 जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो चुनकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं एमएलए एमपी के रूप में, उनका काम है कि सरकार की जो पॉलिसी है, जो लॉ बना है, उसको एग्जीक्यूट करना। एंड तीसरा रूप है सुप्रीम कोर्ट में, या कोर्ट के रूप में, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इनको अगर इसमें कुछ भी लॉ में कुछ भी गलत होता है, या इन दोनों का पावर उन्होंने एक्सीड कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन स्टेप इन, हाई कोर्ट कैन स्टेप इन एंड टेक प्रॉपर एक्शन एंड टेक अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सेम। दिस इज ऑल्सो नियर अबाउट सेम। तो इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है एंड लिबर्टी है वो सभी को दिया गया है। तो एक्यूज जो प्रिजनर है उनके भी राइट्स होते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। और ऐसे समय में जब उन पर जब अत्याचार होता है, तो हो सकता है वो अक्यूज हो और वो बाद में बरी भी हो जाए, अगर वो एक्विटल हो गया
तो उस पर जो अत्याचार किए गए हैं या फिर वो इवन दो ही इज एक्यूज, आप उसको कुछ कंपल्शन नहीं कर सकते ना उसके लिए। आप उसको जबरदस्ती कोई कन्फेशन ले सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग डर के मारे पुलिस के सामने कह देते कि हाँ मैंने गुनाह किया, डर के मारे, या फिर वो कन्फेशन लिखवा देते हैं। तो वो झूठा कन्फेशन भी लिखवा सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल चीज, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, वो जबरदस्ती अगर उनका घर है तो पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर इन दोज डोमेन्स। वो अधिकार नहीं, पुलिस का काम है केस रजिस्टर करना और इन्वेस्टिगेशन करना। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड इट, उनको वो पावर्स नहीं। उनका पावर इन्वेस्टिगेशन करना है, फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी है, यहाँ तक उनका पावर खत्म हो जाता है। दे कैन नॉट एडजुडिकेट द मैटर एंड डिसीजन, या वो जजमेंट नहीं दे सकता। तो कई बार ऐसा होता है कि जब जो एक्यूज होते हैं उनको पुलिस काफी परेशान करती है, तो आर्टिकल 21 ऐसे में वायलेट होता है। तो अगर उसको वायोलेशन मतलब वो हमको रुकवाना है तो क्या करना चाहिए? तो लेजिस्लेचर को इसके बारे में, जो कस्टडी में जो भी अत्याचार होता है प्रिजनर्स पर, उस पर जरूर उन पर कुछ अंकुश लगाना चाहिए। अब वो अंकुश कब लगेगा? जब वैसा कानून होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेयर तो ग्रांट नहीं की, लेकिन इसमें बहुत सारे डीके बसों में जो गाइडलाइंस है कि पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, तो 11 गाइडलाइंस है, मैंने पहले की वीडियो में पढ़कर भी बताई है कि उनका बैच देखना चाहिए, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, वुमेन है तो सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते, और कर रहे हैं तो वुमेन पुलिस कांस्टेबल, वुमेन पुलिस ऑफिसर चाहिए, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने सुनील बत्रा का एक केस बहुत अच्छा डिस्कस किया था। सुनील बत्रा ये खुद एक कन्विक्शन में था, जेल में था, और उसने वहां से लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि वहां पर जेल में प्रिजनर्स पे बहुत अत्याचार हो रहा है। तो उनका जो लेटर है उसको हबियास कॉर्पस करके रिट पिटिशन में, मतलब उसको पिटिशन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ने, उसका कॉग्नाइजेंस लिया। ऐसा ही एक और मैं कहूंगी कि शीला बरसे एक जर्नलिस्ट थी महाराष्ट्र में, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि जो औरत है उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है जेल में, और उनको बिना ट्रायल के रखा जा रहा है। तो दीज ऑल वर टेकन कॉग्नाइजेंस। डीके बसु लीजिए, शीला बरसे ले लीजिए, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, तो ये सारे जजमेंट्स है वो कहते हैं प्रिजनर्स के राइट के बारे में बात करते हैं। तो अश्विनी कुमार चाहते थे कि यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है कि प्रिजनर्स का भी अधिकार होता है, वो हम अडॉप्ट कर लें, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कहे कि लॉ लेजिस्लेट करे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी कैन नॉट डायरेक्ट, एंड इफ एट ऑल अगर किसी पर अत्याचार हुआ तो दे कैन ऑलवेज कम टू द कोर्ट। और उन्होंने एक और बहुत इसमें अच्छी चीज बोली, सेक्शन 330 एंड 331 ऑफ आईपीसी, उसमें ये हार्ट और ग्रीवियस हर्ट के लिए उसमें 7 से 10 साल की सजा हो सकती है अगर पुलिस आपको परेशान करती है। तो जिस पर अत्याचार हो वो ये सेक्शन भी इस्तेमाल कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जरूरी नहीं है कि हम लॉ बनाने के लिए इनको कहे, अगर किसी को कंपेंसेशन चाहिए तो वो जरूर आ सकते हैं कोर्ट में। अगर उनको कुछ अत्याचार हुआ है तो वो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, सेक्शन 330 और 331 ऑफ आईपीसी, इसको नोट कीजिएगा। बहुत रेयरली ये सेक्शंस यूज होते हैं, नॉर्मली हम लोग रिट पिटिशन फाइल करते हैं कंपेंसेशन के लिए कि पुलिस अत्याचार करे, बट दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। उसमें 7 से 10 साल की पनिशमेंट है, तो यू कैन यूज दिस। और इसमें मतलब कन्फेशन कंपल्शन करके लिखवाया गया है, या फिर कोई प्रॉपर्टी है किसी से छीन के दूसरे को दे दी गई है। ऐसा कई बार होता है कि पुलिस अपना पावर एक्सीड करके वहां पर ही मैटर को जज करने का कोशिश करती है। दिस टाइम यू कैन ऑल से दिस। तो कई ऐसे मैटर्स भी आए हैं कोर्ट के सामने जिसमें कोर्ट ने अच्छा कंपेंसेशन भी ग्रांट किया है। तो अश्विनी कुमार का जजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है या सेलिब्रेटेड जजमेंट कहा जाएगा कि वो वापस ये कहता है कि प्रिजनर्स का राइट है, बट सेम टाइम वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लॉ बनाने का काम है वो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का है, हम लोग उन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अपना पावर है डोमेन में। वी डू नॉट वांट टू ओवरलैप। तो इसके लिए भी है जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस था, तो इसमें ये भी कहा विशाखा गाइडलाइंस में डिस्कस किया। विशाखा गाइडलाइंस में तो हमने ऐसे कहा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस होगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो उन्होंने गाइडलाइंस की थी, लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की डायरेक्शन गाइडलाइन देने की, डीके बसु में भी दी है। बट जैसे जैसे समय गया तो सुप्रीम कोर्ट की इन हर मामले में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, एंड इट विल नॉट बी अ राइट प्रेसिडेंट कि बार बार हम पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे कि आप ऐसा लॉ बनाए सर, क्योंकि पार्लियामेंट भी तो इंटरफेयर नहीं करता जुडिशरी के मामले में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने आप को रेस्ट्रेंट करता है जहां कर सकता है, और जहां एक्सीड हो जाता है वहां इट स्टेप्स इन
जैसे कई बार सो मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है, आपने कई पीआईएल देखी होगी, जैसे लेता है कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन या सो मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो कई बार लेती है। लेकिन इस मामले में अश्विनी कुमार ने उन्होंने कहा प्रिजनर्स राइट के बारे में बहुत सारे जजमेंट्स है, ऑलरेडी पहले ही बोल चुके हैं बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट। और अगर आपको तकलीफ है तो आप कंपेंसेशन के लिए कोर्ट में आ सकते हैं। टॉर्ट लॉ है हमारे यहाँ, उसके हिसाब से भी आप कोर्ट में कंपेंसेशन मांग सकते हैं, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा 330 और 331 का इस्तेमाल कीजिए, ये अश्विनी कुमार का कहना था। नाउ द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ टुडे, रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक। दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है वो कैसे चलता है। It will be very difficult to cover in next 10 minutes, but I will try to understand few point, make you understand some जो मैं समझ सकी। ये काफी डीप जजमेंट है और ये जजमेंट ऐसे नहीं कि इसमें फाइनल डिसीजन दे देगा, इट इज रेफर टू लार्जर बेंच, क्योंकि इशू भी बहुत काफी बड़ा था। आपने सबने सुना होगा कि फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट पास हुआ है हमारे देश में, और जब फाइनेंस एक्ट पास हो गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो गए कि सारी चीजें, मतलब जो भी अभी लॉ मोस्टली न्यू पास हो रहे हैं वो फाइनेंस एक्ट के तहत पास हो रहे हैं। तो फाइनेंस एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने इतने पावर्स अपने पास ले लिए कि दे आर मेकिंग लॉट ऑफ न्यू लॉज। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट लॉ में जो बहुत पॉपुलर भी है, आधार का कहूंगी, तो आधार को भी फाइनेंस एक्ट के तहत ही पास किया गया। अब जैसे फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट बोलते हैं, तो फाइनेंस एक्ट क्या चीज होती है? फाइनेंस का मतलब ही सीधा कि पैसे की बात है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में है, बट दिस इज नॉट ऑल, वो उसके बियॉन्ड है। तो अगर पहले जो केसेस हमारे यहाँ होते थे वो सिविल क्रिमिनल टैक्स के होते थे, तो कोर्ट्स काफी होते थे, हमें ज्यादा कोर्ट्स की जरूरत नहीं होती थी। सिविल क्रिमिनल और टैक्स के लिए टैक्सेशन ट्रिब्यूनल बन जाते थे, ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, डिजिटलाइजेशन होता गया, सोशल मीडिया की भी रीच हुई, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हम ये लोग यूज करते हैं, जनसंख्या भी बढ़ी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि जो कोर्ट्स थे वो भी इनफ नहीं थे। जो रेशियो ऑफ द जजेस है हमारे देश में वो कंपेयर टू पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है। तो अगर हमारे पास इतना लोएस्ट रेशियो है तो जो कोर्ट्स है वो इनफ नहीं है, तो ऐसे करके कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। ये के अगर इस केस को आप रोजर मैथ्यू का देखेंगे ना, तो इट इज ऑल अबाउट ट्रिब्यूनल्स, पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल का पावर क्या हो सकता है, ट्रिब्यूनल का जो परिस्थिति है जो हमारे देश में है, क्या वो सही है क्या, इसके बारे में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है। बट मेन थिंग अबाउट कि फाइनेंस के बारे में जितना भी लॉज जो फाइनेंस एक्ट में पास हुए मनी बिल करके, क्या वो सही है क्या फाइनेंस बिल में के आड़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इतने सारे लॉज पास कर सकती है क्या? जैसे आधार का भी कहा गया कि आधार को तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी उसको खींचा गया कि फंडामेंटल राइट भी हमारा चला जा रहा है, वो वायलेट हो रहा है। बट उसको थोड़ा सा उसमें एक ही आपको दिया कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप कुछ भी बेनिफिट्स लेते हैं, सब्सिडी लेते हैं, कुछ भी आप हेल्प लेते हैं गवर्नमेंट का स्कीम का, तो आपको आधार कार्ड निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके द्वारा गवर्नमेंट आपको थोड़ा हेल्प कर रही है फाइनेंशियली। तो वो भी आधार कार्ड भी इस तरह वो फाइनेंस बिल में आ गया। तो जो मनी बिल होता है, आपने कभी भी देखा होगा कि आर्टिकल 110 अगर आप पढ़ेंगे तो मनी बिल के बारे में है, तो मनी बिल वो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास हो जाता है। नाउ आर्टिकल 110 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मनी बिल पार्लियामेंट में एक बार पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, तो इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि मनी बिल सिंपल मेजोरिटी जो प्रेजेंट है और वोट करेंगे उनसे वो पास हो जाता है, लेकिन उसको राज्यसभा, उसी जो डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ वो है फेडरल सिस्टम है, और यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। ये जजमेंट मैंने जैसे ही कहा कि काफी डीप है, लेट मी सी हाउ मच पॉइंट्स आई कैन कवर। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर फाइनेंस बिल में, अगर मनी बिल में उन्होंने कोई बिल पारित कर दिया, अब बिल का मतलब होता है लॉ बनाना। जब भी आप कोई भी लॉ बनता है देश में तो पार्लियामेंट बनाती है पूरे देश के लेवल पर। तो व्हेन वी स्पीक अबाउट पार्लियामेंट, तो उसमें कोई भी बिल प्रोड्यूस करता है या बिल का सर्कुलेशन करता है,
तो बिल कौन प्रोड्यूस कर सकता है? बिल का मतलब होता है कि जो लॉ बनाना आता है, उसको एक आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता है कि ऐसा-ऐसा, जैसे आपको सिंपल है कि आपको देश में कोई कानून लाना है, तो कानून ऐसे नहीं लाया जाता। जो पार्लियामेंट में जो एमपीज़ होते हैं, वो दोनों राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों मिलकर पास करते हैं। कुछ बिलों में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कुछ में ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए। तो मनी बिल में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। और कुछ चीज़ों में ये अच्छी भी है, आपको आगे बताऊँगी। तो जब मनी बिल इसमें पारित होगा तो उसको सिंपल मेजॉरिटी में राज्यसभा जो होती है, वो सिर्फ लोकसभा पास कर देती है और वो राज्यसभा को भेज देते हैं, ओनली फॉर रिकमेंडेशन। लेकिन राज्यसभा को रिकमेंडेशन देने का अधिकार है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो लोकसभा का अधिकार है। मतलब वो लोअर हाउस चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे ना करे, और प्रेसिडेंट के बाद असेंट के लिए भेज सके, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देंगे, वो कानून बन जाएगा। तो आधार का भी कानून ऐसे ही बना, तो उसमें डिस्कशन बहुत हुआ। तो राज्यसभा एक ऐसा, जो मनी बिल को इसलिए चैलेंज किया गया फाइनेंस एक्ट को, कि मनी बिल के आड़ में ये सारे कानून पास होते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चली जा रही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं एक्ट। तो रोजर मैथ्यू का जो केस है वो इसी के बारे में है कि फाइनेंस एक्ट को महत्व देना चाहिए और कितना देना चाहिए, और क्या ये सही पास हुआ। तो उसको स्ट्रक डाउन करने के लिए क्या किया गया था, बट स्ट्रक डाउन नहीं हुआ, लार्जर बेंच को रेफर हो गया। इसमें आपको आधार के लिए जस्टिस पुट्टास्वामी का जजमेंट जरूर पढ़ना है कि आप जब बेनिफिट सब्सिडरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम या सर्विसेज अवेलेबल कर रहे हैं, तो आपको आधार कार्ड आपको निकलवाना ही है, और फिर आप राइट टू प्राइवेसी नहीं कह सकते, वो भी मनी बिल में है। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ का माइनॉरिटी व्यू है, लेकिन माइनॉरिटी व्यू का महत्व उतना ही कि हम एकेडमिकली उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कितना उसको जो भी है मेजोरिटी व्यू ही चलेगा। तो ऐसा कोई बिल जब इसको आर्ग्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कोई कानून जिसमें आप देख रहे हैं कि राज्यसभा का मतलब सिर्फ रिकमेंडेशन होगा और उसके आड़ में इंपॉर्टेंट बिल्स यानी इंपॉर्टेंट लॉ इनेक्ट हो गए, तो क्या ऐसा अलाउड होना चाहिए? तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तो नहीं दिया कि अलाउड है कि नहीं, बट वो लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया कि उसके पहले के भी कुछ जजमेंट थे जो इक्वल कोऑर्डिनेट बेंच के इक्वल जजमेंट से, इक्वल बेंच के, मतलब इक्वल बेंच का मतलब कि पहले वाले जजमेंट भी उतने ही जजेस थे जितने इस वाले करंट इसमें थे, रोजर मैथ्यू में। इसमें माइनॉरिटी व्यू भी है। फिर सेक्शन 184 कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं फाइनेंस एक्ट का, इसके बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ है। अभी नाउ कमिंग बैक टू, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हैं। फाइनेंस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो कनेक्टेड मैटर्स थे कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने। आपको अभी एनसीएलटी सुनाई देता है, देन टैक्स के ट्रिब्यूनल सुनाई देते हैं, बहुत सारे मतलब हाईवे अथॉरिटी का ट्रिब्यूनल सुनाए थे, रोड के लिए जो बना है, एयरपोर्ट का भी ट्रिब्यूनल था, ये सारे बर्खास्त कर दिए गए 2017 के बाद। इसमें बहुत सारे बर्खास्त हुए, कुछ को वापस बनाया गया। तो ये जो ट्रिब्यूनल है इनका कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर इनका जो चेयरमैन या मेंबर्स अपॉइंटमेंट होती थी वो कैसे होते थे, इस सब का बहुत लंबा व्यू लिया गया इस मैटर में, क्या ये ठीक है? तो इस जजमेंट को वहां पर छोड़ दिया गया। यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि ट्रिब्यूनल के बारे में एक अच्छी बॉडी बने या एक अच्छा लॉ बने फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल का जो स्ट्रक्चर बनता है। अब ट्रिब्यूनल में जो अपॉइंटमेंट्स हो गई, ट्रिब्यूनल कैसे स्थापित हो गए, हाउ दे विल बी फॉर्म्ड, इसके बारे में गवर्नमेंट को डायरेक्शन लेस आई वुड से कहीं ना कहीं सजेशन दिया गया कि ऐसा बनना चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स बने हमारे देश में, क्योंकि बहुत ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं क्योंकि कोर्ट्स वर नॉट इनफ, जो जनसंख्या बढ़ी है और जो लॉ का आई वुड से कॉम्प्लिकेटेड लॉज है, डिजिटल मीडिया आ गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन, इतने सारे फाइनेंशियल मैटर्स बढ़ गए। तो जब आप इतना सब व्हाइट कॉलर क्राइम भी बढ़ गया, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो ये सबको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कैट मैट ये बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स है। तो ट्रिब्यूनल का जो अपॉइंटमेंट है या ट्रिब्यूनल के बारे में जो भी उनका जो हाउ शुड दे फंक्शन, आर दे फंक्शनिंग प्रॉपरली, इस बारे में एक अच्छी बॉडी बननी चाहिए पार्लियामेंट को। यहाँ पर क्या अगर ये जजमेंट को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होता है इसमें, ये सारी बातें